गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चलिए, कैसे हैं आप सभी? ऊपर वाले की दुआ से बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम लोग आपके बीच 18वां लेक्चर लेकर के उपस्थित हुए हैं। अभी तक 17 लेक्चर हो चुका है मेरा मैथ का। चलिए, तो 18 लेक्चर में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 3.6 जो कि पहले ही स्टार्ट किया जा चुका है, उसका 1 नंबर का सभी 8 सवाल बन गया था। और जिन बच्चों का नहीं बना था उन्होंने पर्सनली मैसेज किया था, उनको मैंने किसी दूसरे बच्चे की कॉपी फॉरवर्ड कर दी थी। तो खैर लगभग अब सबका बन गया होगा। अब जो है आज बारी है 2 नंबर की। कुछ टेक्निकल रीजन के कारण जो लास्ट क्लास में जिन बच्चों ने होमवर्क भेजा था, मैं उनके नाम नहीं ले पा रहा हूँ। चलिए, अगले क्लास में आज का जो होमवर्क आप भेजेंगे वो आज शाम तक, उसका नाम कल अवश्य रूप से कल से पर डे लिया जाएगा। आज वो टेक्निकल रीजन से नहीं हम आप बता पा रहे हैं। चलिए, दूसरा का पहला 1 नंबर सवाल, एक्सरसाइज 3.6 का 2 का 1 नंबर सवाल। इसमें क्या है, रितु नाम की एक लड़की है। रितु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है एवं धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल एवं धारा की चाल ज्ञात कीजिए। 2 चीज पूछा जा रहा है कि रितु की स्थिर जल में तैरने की चाल क्या होगी एवं धारा की चाल क्या होगी। देखिए, स्थिर जल में, स्थिर जल का मतलब क्या हुआ कि पानी का बहाव नहीं है, पानी बह नहीं रहा है, पानी स्थिर है। जैसे तालाब में होता है पानी स्थिर होता है, लेकिन नदियों में क्या होता है, जैसे गंगा नदी देखे होंगे, पानी बहता रहता है। तो दोनों में तैरने में अंतर हो जाता है। यदि आप स्थिर जल में तैरेंगे तो जो आपका ओरिजिनल चाल है आप वही आपका स्पीड होगा। लेकिन यदि आप ऐसा जगह में तैर रहे हैं जहां पानी बह रहा है, तो जब आप पानी के बहाव की दिशा में तैरेंगे तो आपके चाल में धारा की चाल जुट जाएगी, और विपरीत दिशा में जब आप तैरेंगे तो आपके चाल में धारा की चाल घट जाएगी। मान लेते हैं, आप अपने ऊपर एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि आप जो है किसी नदी में, गंगा नदी है भागलपुर में, चलिए मान लेते हैं गंगा नदी में आप तैर रहे हैं। आप शांत जल में आपका तैरने का चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। हम एक उदाहरण ले रहे हैं, ठीक है। मतलब यदि पानी नहीं बह रहा है, शांत जल है, तो आप 1 घंटा में 5 किलोमीटर आप तैर सकते हैं। ये आपकी चाल है, मान लिए। अच्छा, जिस गंगा नदी में आप गए तैरने के लिए, उस गंगा नदी में धारा का चाल, ये तो आपका हुआ तैरने का चाल, हम शॉर्टकट में लिखते हैं तैरने की चाल। और धारा की चाल मान लीजिए आप जहां तैरने गए हैं तो उस नदी के पानी मतलब वही धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, मान लीजिए आप। तो क्या होगा जानते हैं, जब आप धारा की दिशा में तैरिएगा, मतलब जिधर पानी बह रहा है, यदि आप उधर की ओर तैरिएगा तो ये चाल और ये चाल जुड़ जाएगा। 5 + 2 मतलब 7 किलोमीटर प्रति घंटा आपका चाल हो जाएगा। 1 घंटा में आप 7 किलोमीटर चले जाइएगा। कैसे? 5 चाल है आपका और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आपको पानी भी ठेल रहा है, तो दोनों जुड़ जाता है। कब? जब धारा की दिशा में हम तैरते हैं। और यही चीज उल्टा कब होता है, धारा की विपरीत दिशा में। जब हम धारा की विपरीत दिशा में जब चलते हैं तो उल्टा हो जाता है। मान लीजिए पानी बह रहा है इधर की ओर और आप उल्टा उधर से तैर के आ रहे हैं, उस स्थिति में क्या होगा, आपके चाल में धारा की चाल घट जाएगा। 5 में 2 घटा दीजिए, मात्र आपका स्पीड होगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ लीजिए। देखिए, धारा की दिशा में आप तैरते हैं तो 7, क्योंकि आपका चाल और धारा का चाल, धारा मतलब क्या, पानी जो बह रहा है उसका चाल जुड़ जाता है। कब? जब धारा की दिशा में आप तैरते हैं। और यही चीज घट जाता है कब? जब आप
पानी के विपरीत दिशा में, मतलब धारा की विपरीत दिशा में जब आप चलते हैं तो आपके चाल में धारा की चाल घट जाती है। चलिए देखिए, तो इसको आप लोग ठीक से समझिए। क्या मानेंगे हम लोग? दो चीज पूछ रहा है कि स्थिर जल में ऋतु के तैरने की चाल क्या होगी, और दूसरा क्या पूछ रहा है, धारा की चाल क्या होगी। तो हम लोग वही करते हैं, जो पूछा जाता है उसी को मान लेते हैं। कई बार हम बोले हैं ये चीज, फिर आज बोल रहे हैं। तो क्या मान लेंगे? माना स्थिर जल में ऋतु के तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा एवं धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। जो जो चीज पूछा गया था वही मान लिए, ठीक है। अब बताइए आप कि धारा के अनुकूल ऋतु के तैरने की चाल क्या होगी। अनुकूल का मतलब क्या होता है कि जिस ओर पानी बह रहा है उसी ओर ऋतु तैर रही है, तब तो उसका चाल बढ़ जाएगा ना। आप ही सोचिए, पानी के बहाव की दिशा में तैरिएगा, हल्का सा हाथ मारिएगा, सट सट भागिएगा, है ना। क्यों? क्योंकि आपका चाल और पानी का चाल वहां जुट रहा है। वही हुआ, पानी बोलिए, धारा बोलिए, बहाव बोलिए, एक के बात है। और जब आप विपरीत तैरते हैं, पानी के विपरीत, तो बहुत दम लगाना पड़ता है। क्यों? पानी ब्रेकर पैदा करता है, रोकता है, धारा आपके चाल को घटा देता है। तो यहां पर अनुकूल का मतलब होता है कि पानी की दिशा में तैर रही है, तो ये चाल और ये चाल जुट जाएगा। मतलब ऋतु का तैरने का चाल जो ओरिजिनल चाल है और धारा का चाल, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। मतलब अनुकूल पानी की दिशा में ऋतु का चाल इतना हो जाएगा, इस चाल से वो आगे बढ़ेगी, है ना। याद रखिए, ये सब काम, ये सब सवाल पूरा जीवन भर आपको साथ देगा, है ना। चलिए, धारा की प्रतिकूल। अब प्रतिकूल का मतलब क्या होता है? जस्ट उल्टा, है ना, कि जिधर पानी बह रहा है उसके विपरीत दिशा में वो तैर रही है, तो क्या हो जाएगा, ऋतु के चाल में धारा की चाल घट जाएगा। तो ऋतु का चाल कितना है, x, और इसमें धारा का चाल घटा दीजिएगा। इस चाल से उसका बॉडी आगे की ओर जाएगा, शरीर आगे की ओर तैरेगा। और ध्यान रखिएगा, उल्टा नहीं घटा दीजिएगा कि धारा में ऋतु का घटा दिए, तब तो माइनस में हो, गलत हो जाएगा वो। जब भी घटेगा तो ऋतु के चाल में, देखिए जोड़ में तो आप x को पहले लिखिए या y को, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहां घटाने में आपको सावधानी बरतना होगा। क्या? जब भी घटाएंगे तो तैरने की चाल में धारा की चाल घटाएंगे, ना कि धारा की चाल में तैरने की चाल। वो ऐसा नहीं करेंगे। क्या करेंगे? तो याद रखिएगा, तैरने की जो चाल है उसमें धारा की चाल माइनस कर देंगे। अब देखिए प्रश्न से, देखिए अब सवाल का यूज होगा। ऋतु नाम की जो वो लड़की है, धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। लिखेंगे, चूंकि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, इसलिए लिखिए, या फिर से चूंकि आप लिख सकते हैं, यहाँ एक जगह हटा दिए, दोनों जगह अच्छा नहीं लगता। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे, किताब में दिया हुआ है कि ऋतु नाम की जो लड़की है वो धारा के अनुकूल जो है वो क्या कर सकती है, अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। बहुत बढ़िया बात है। आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, चाल बराबर दूरी अपॉन टाइम, दूरी बटा समय। ये पढ़ रहे हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं आप लोग, 6-7 से ही पढ़ रहे हैं। तो चलिए, धारा के अनुकूल उस लड़की का तैरने का चाल कितना है भाई? तो धारा के अनुकूल वाला लीजिएगा, अनुकूल में प्लस है, तो यहां चाल की जगह क्या हो जाएगा, x + y, है ना। अब देखिए, धारा के प्रतिकूल, अभी रुकिए सर, तो चाल कितना, x + y दे दिए, अनुकूल में x प्लस चाल है। अच्छा, दूरी कितना किलोमीटर वो तैर सकती है, 20 किलोमीटर। अच्छा, बटा समय, समय कितना है, 2 घंटा है।
एच घंटा या किलोमीटर देने की अभी आवश्यकता नहीं है। 2 से 20 घटा दीजिए, 10 हो गया। चलिए आपका पहला इक्वेशन रेडी। x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर कितना 10। देखिए कितना आसानी से एक इक्वेशन हम लोग प्राप्त कर लिए। अनुकूल कह रहा है तो अनुकूल वाला चाल लगाएंगे, है ना। अनुकूल वाला चाल कितना है x प्लस वाई। जब प्रतिकूल पर हम लोग विचार करेंगे तो प्रतिकूल उस लड़की का चाल कितना है वो यूज करेंगे। प्रतिकूल में माइनस है, देखते हैं उसको। चलिए चूंकि ऋतु जो है धारा के प्रतिकूल क्या करती है, प्रतिकूल 2 घंटे में मात्र 4 किलोमीटर तैर सकती है। अब बताइए 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तैर देखिए क्यों, सोचिए कितना का फर्क पड़ गया। आप भी सोचिए अपने साथ, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि जब पानी के बहाव की दिशा में आप तैरेंगे तो बहुत तेजी से आपका शरीर भागेगा, स्पीड से। पानी भी आपको ठेलती है, हवा के साथ भी ऐसा होता है। आप हवा की दिशा में साइकिल चलाइए, थोड़ा हल्का पैडल भी मारिएगा, साए साए साइकिल भागेगा। और जब हवा के विपरीत दिशा में आप साइकिल चलाइएगा, पूरा कूद कूद के आपको पैडल मारना होगा, तब पर भी लगेगा कि कोई पीछे से खींच रहा है ना, चाल घट जाता है। वही चीज यहाँ तैरने में भी होता है। तो धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में मात्र 4 किलोमीटर तैर सकती है। इसलिए अब देखिए सूत्र तो एक बार लिख दिए हैं, दोबारा यहां फिर से लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। चाल बराबर दूरी बटा समय, हाँ, लेकिन प्रतिकूल में उसका चाल कितना है x माइनस वाई। x माइनस वाई बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना है इस स्थिति में 4 किलोमीटर। कितना समय है, समय तो उतना ही है, 2 घंटा यहां भी था, 2 घंटा यहां भी। अब देखिए 2 से 4 घटा दीजिए 2 बार में, कितना हो x माइनस वाई बराबर 2। अब देखिए मेरे भाई 2 इक्वेशन आपके सामने रेडी है। x प्लस वाई इक्वल टू 10 और दूसरा x माइनस वाई इक्वल टू 2। आप आराम से 2 इक्वेशन किसी भी विधि से x और y का मान निकाल सकते हैं। चलिए अब आप लोग क्या कर लेंगे, जैसा कि हमने आपको बताया 2 इक्वेशन प्राप्त हो गया है, दोनों को किसी भी विधि से आप x y का मान निकाल लेंगे, हो गया आंसर। हम विलोपन से निकालेंगे, यहाँ विलोपन विधि लिखना जरूरी नहीं है। क्या किए, दोनों समीकरण को जोड़ दिए हैं, खाली बराबर ये है प्लस y माइनस वाई कट गया, x प्लस x, एक घोड़ा एक घोड़ा, कितना घोड़ा 2 घोड़ा, तो 2x हो गया। 10 प्लस 2, दोनों प्लस में है, समान चिन्ह में जुड़ता है, 12, 2 गुना में है, उधर गया भाग में, x बराबर 6। x का मान समीकरण 1 में रख दिए, x का मान 6 रख दिए, उस पार में जाके घट गया, 10 में 6 गया 4। चलिए x का मान 6, y का मान 4। अतः स्थिर जल में ऋतु के तैरने की चाल कितना 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल जो y माने थे वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। लास्ट में ये जरूर लिखिएगा, मात्रक है ये, किलोमीटर दोनों स्मॉल लेटर में, प्रति तिरछा ले दिए, घंटा h, प्रति का मतलब 1 घंटा में ऋतु के तैरने की चाल है 6 किलोमीटर, और 1 घंटा में धारा बहती है कितना 4 किलोमीटर के स्पीड से बह रही है। तो ये सवाल कंप्लीट हो गया। आप लोग अपने वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के जैसे भी हो उतार लीजिए इसको। चलिए अब अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसी का दूसरा सवाल समझना होगा, पहले इसको थोड़ा अच्छा सवाल है। हाँ, एक चीज और, अभी जो हम आपको बताए धारा की चाल और स्थिर जल में ऋतु के तैरने की चाल, इसी से मिलता जुलता सवाल एक एग्जाम्पल में भी है। आप देखिएगा, एक ही एग्जाम्पल है इस टाइप का, उसमें भी है वही नाव की चाल और धारा की चाल, अनुकूल प्रतिकूल। तो जब नाव धारा के अनुकूल जाएगी तो नाव के चाल में धारा की चाल जुड़ जाएगा, है ना, मतलब नाव स्पीड से भागेगी। और जब नाव धारा के प्रतिकूल जा रही है तो नाव की चाल में धारा की चाल घट जाएगी, x माइनस वाई। सेम इसी तरह का एक सवाल है एग्जाम्पल में जो अभी हम बताए, आप जरूर उसको खुद से बनाइएगा, अपने तरीके से बनाइएगा, सवाल को पढ़िएगा, आप बना लीजिएगा।
चलिए अब आइए दूसरा का दूसरा सवाल है, ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है लेकिन अब बना लीजिएगा आसानी से। क्या कह रहा है, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिनों में पूरा कर सकती हैं। देखिए इसको समझिएगा थोड़ा बढ़िया से। 2 महिला, ठीक है, एवं 5 पुरुष, पुरुष देके सुनना दे दिए, पुरुष हो गया। कोई कसीदा का काम, कोई काम है, कसीदा हो या जो भी हो, कुछ भी काम है, मान लीजिए कोई भी काम है, 2 महिला और 5 पुरुष किसी काम को 4 दिन में पूरा करता है। कितना दिन में? 4 दिन में, ठीक है। एक इक्वेशन इससे बना लेंगे हम लोग। दूसरा क्या कह रहा है, 3 महिला और 6 पुरुष, 3 महिला और 6 पुरुष किसी काम को कितने दिनों में करता है? 3 महिला 6 पुरुष 3 दिनों में करता है। एक इक्वेशन इससे बना लेंगे, है ना। 2 इक्वेशन बन गया। क्या कह रहा है, याद कीजिए कि इस कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी और इस कार्य को करने में एक अकेला पुरुष कितना समय लेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जो पूछा जाता है वही मान लेते हैं। तो हम लोग मान लिए कि माना एक अकेली महिला को कार्य पूरा करने में कितना दिन लगता है? x दिन लगता है। एक अकेली महिला को कार्य पूरा करने में कितना दिन लगता है? कार्य पूरा करने में लगा समय बराबर कितना है? x दिन है। एवं एक अकेले पुरुष को कार्य पूरा करने में लगा समय बराबर कितना? जो मतलब पूछा गया है वही चीज हम लोग क्या किए, मान लिए। एक अकेली महिला कार्य को मान, देखिए जैसा कि हम लोग करते हैं, जो पूछा जाता है वही मान लेते हैं। तो जो पूछा गया कि एक अकेली महिला को यह काम करने में कितना दिन लगेगा और एक अकेले पुरुष को काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा, वो मान लिया x दिन एवं y दिन। अब देखिए आप लोग को देख के लग रहा होगा कि बिल्कुल सिंपल है ये सवाल। 2 महिला तो 2x, 5 पुरुष 5y बराबर 4। नहीं, ये बिल्कुल डिफरेंट सवाल, ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं पहले वाला। ये थोड़ा अलग है। कार्य समय वाला दूसरा टाइप का सवाल होता है। क्यों होता है वो भी हम बताएंगे। तो देखिए, तो हम लोग क्या माने हैं कि माना एक महिला, एक अकेली महिला को कार्य पूरा करने में लगा समय x दिन। इसको उल्टा के लिखिए, चूंकि एक अकेली महिला x दिन में एक कार्य पूरा करती है, कार्य बोलिए या काम बोलिए, एक ही बात है, पूरा करती है ना। एक ही बात हुआ कि कार्य पूरा करने में कितना दिन लगता है? x दिन लगता है। या इसको उल्टा के बोलते हैं, मान लीजिए कि आप ही को बोलते हैं कि आपको कोई होमवर्क पूरा करने में 8 दिन लगता है। किसको? तो विवेक को, ठीक है, विवेक को 8 दिन लगता है। हम इसको उल्टा के बोल सकते हैं कि विवेक 8 दिन में एक होमवर्क पूरा करता है। एक ही बात है। तो उसी तरह से यहाँ पर एक महिला को कार्य पूरा करने में x दिन लगता है, या इसको उल्टा के लिख सकते हैं कि x दिन में एक कार्य पूरा करती है ना। इसलिए एक अकेली महिला एक दिन में कितना काम करेगी? चूंकि नियम पढ़े होंगे आप लोग, एक दिन में 1, इसको उतार दीजिए, इसके सीध वाले से भाग दे देते हैं, 1/x कार्य पूरा करेंगे, है ना। ये चूंकि नियम में ऐसा होता है, आप लोग पढ़े होंगे कि x दिन में एक कार्य करती है, तो एक दिन में कितना करेगा? तो 1 यहां पर दे दिए, तो 1 उतर गया और इसके सीध में यहां जो रहेगा, मान लीजिए 3 रहेगा तो बटा 3, x रहेगा तो बटा x, 50 रहेगा तो प्रति 50, है ना। तो ये तरीका है, हो गया। तो हम लोग निकाल लिए एक अकेली महिला एक दिन में कितना काम करेगी? 1/x। समझिएगा इसको, बहुत अच्छा सवाल है। सिमिलरली इसी प्रकार एक अकेला पुरुष कितने दिन में? उल्टा दीजिए उसी लाइन को। हम क्या लिखे हैं कि एक कार्य को पूरा करने में लगा समय बराबर y, तो इसको हम उल्टा के नहीं लिख सकते हैं कि y दिन में कितना कार्य पूरा करता है? एक कार्य पूरा
करता है, समझिएगा। इसलिए एक अकेला पुरुष, है ना, एक ऐसे लिखिए यहाँ पर, एक के बात है, एक अकेला पुरुष y दिन में एक कार्य पूरा करता है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा भाई? चूंकि नियम क्या होता है? चूंकि नियम जैसे यहाँ किए, ये वाला 1 यहाँ उतार दीजिए। यदि यहाँ 2 कार्य पूरा करता है तो 2 उतार देते, और इसके सीध में कितना है? y जो भी है उससे भाग दे दीजिए। ये चूंकि नियम है जो क्लास 9 में भी था। तो y दिन में एक कार्य पूरा करता है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा? 1/y। अब देखिएगा इन दोनों से हम लोग इक्वेशन कैसे बनाएंगे। अब इसका खेल होगा शुरू। प्रश्न से अब देखिए यहीं पर समझना है, 5 मिनट आपको समय देना होगा। ये कार्य वाला और कार्य समय वाला एक चैप्टर ही दिया गया है कंपटीशन में, बहुत अच्छा चैप्टर माना जाता है इसको। चलिए, तो प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए पहला लाइन में क्या कह रहा था सवाल में कि 2 महिला और 5 पुरुष, 2 महिला और 5 पुरुष एक काम को 4 दिन में पूरा करती है। एक काम को कितना दिन में पूरा करती है? 4 दिन में, है ना। तो उससे एक इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम लोग? देखिए 2 महिला है, तो एक महिला का एक दिन का काम कितना है? 1/x। ध्यान से देखिएगा, 1/x। ये तो भाई एक महिला का एक दिन का काम है, लेकिन है कितना महिला? 2 महिला है, तो 2 से गुना कर देंगे, है ना। नहीं करेंगे गुना। एक महिला मान लीजिए एक दिन में 50 ईंटा ढोती है, तो 4 दिन में कितना ईंटा ढोएगी? 50 गुना 4, उसको गुना कर देंगे, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर एक महिला का एक दिन का काम कितना है? 1/x, लेकिन है कितना महिला? 2 महिला है, तो 2 से गुना कर देंगे, सीधा सा बात, ठीक है। अब पुरुष कितना है? 5 पुरुष है, तो एक पुरुष का एक दिन का काम है 1/y। एक दिन में 1/y काम करता है, तो है कितना पुरुष? 5 पुरुष आया है काम करने, तो कितना काम करेगा? इसको गुना कर देंगे, है ना। जितना आदमी आया है उससे गुना कर देंगे। अब देखिए, तो 2 महिला का एक दिन का काम हो गया इतना, और 5 पुरुष का एक दिन का काम इतना, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये दोनों मिला के एक दिन का काम हो गया। समझिएगा, अभी भी कहानी में ट्विस्ट है। ये हो गया 2 महिला और 5 पुरुष का एक दिन का कार्य। कितने दिन का कार्य हुआ? एक दिन का, लेकिन करता है कितना दिन? 4 दिन। तो फिर 4 से गुना करेंगे, दोनों को जोड़ के, तो एक दिन का हुआ। कितना दिन काम किया? 4 दिन काम किया, तो कितना काम पूरा हुआ? एक काम, तो बराबर 1। देखिए इसी को समझना है, फिर से आप समझिए, हम फिर से तैयार हैं आपको समझाने के लिए इस चीज को, क्योंकि आप ये समझ गए मतलब पूरा सवाल समझ गए। देखिए समय दीजिएगा, यहाँ स्किप मत कीजिएगा वीडियो। देखिए एक महिला का, है ना, एक अकेली महिला का एक दिन का काम है 1/x, लेकिन पहला कंडीशन में 2 महिला है, तो 2 से गुना कर देंगे, एक दिन का काम हो गया। मान लीजिए एक दिन में 50 ईंटा ढोती है, 2 महिला काम करने आई है, तो 100 ईंटा ढोएगी, 50 और गुना 2, क्योंकि 2 महिला है। उसी तरह 5 पुरुष का एक दिन का काम कितना होगा? एक पुरुष का एक दिन का काम है 1/y, तो 5 पुरुष आया है काम करने के लिए पहला कंडीशन में, तो 5 से गुना कर देंगे। तो देखिए ये दोनों मिला के 2 महिला और 5 पुरुष का एक दिन का कार्य हुआ, लेकिन एक दिन कार्य पूरा करने से तो काम पूरा खत्म नहीं हुआ। क्या दिन काम करना पड़ा? 4 दिन, तो गुना 4 बराबर 1। अब आप यहाँ कहिएगा कि सर 4 से गुना क्यों किए? फिर आप अपने ऊपर उदाहरण ले लीजिए। आपके घर में कोई काम कर रहा है, कोई 2 महिला है और 5 पुरुष मान लीजिए मिल के एक दिन में 800 ईंटा ढोया, तो 5 दिन में कितना, 4 दिन में कितना ईंटा ढोएगा? तो 800 को 4 से गुना करना होगा, 3200 ईंटा ढो देगा। इसीलिए 4 दिन में गुना 4, एक दिन में तो गुना 1 तो छिपा हुआ था, 2 दिन में काम पूरा होता तो गुना 2,
3 दिन में काम पूरा होता तो गुना 3, लेकिन हो रहा है कितने दिन में? 4 दिन में, तो गुना 4। तो कितना काम संपन्न हुआ इतना मेहनत करने के बाद? एक काम, तो बराबर 1। चलिए अब नहीं समझाएंगे। 2 गुना 1 2 बाय x, 5 गुना 1 5 बाय। अब देखिए 4 गुना में है, उधर गया भाग में, 1/4। अब देखिए एक इक्वेशन बन रहा है उसी तरह से जैसे कि 3.6 के 1 नंबर में पहला नंबर सवाल है, उसी टाइप का इक्वेशन बन रहा है, कोई बात नहीं। चलिए अब पुनः प्रश्न से। अब दूसरा लाइन में क्या कह रहा था कि 3 महिला और 6 पुरुष 3 दिन में काम खत्म करती है। 3 महिला और 6 पुरुष, पहले आप लोग सोचिए कि इक्वेशन क्या बनेगा, ठीक है। दूसरा इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखिए 3 महिला काम कर रही है, तो एक महिला का एक दिन का काम है 1/x, है ना। तो 3 महिला का काम कितना होगा? 3 से गुना करना पड़ेगा। 6 पुरुष, एक पुरुष का एक दिन का काम है 1/y, लेकिन है कितना पुरुष? 6 पुरुष, तो गुना 6। दोनों को मिला के कितना काम होगा? तो प्लस करना होगा। अच्छा, कितना दिन तक काम किया? 3 दिन काम किया, तो गुना 3। तब जाके क्या हुआ? एक काम पूरा हुआ। कितना काम पूरा हुआ? एक काम। फिर से एक बार, 3 महिला, एक महिला का काम है 1/x, तो 3 महिला के लिए क्या करेंगे? 3 से गुना कर देंगे, है ना। 6 पुरुष, तो एक पुरुष का एक दिन का काम है 1/y, तो 6 दिन में कितना काम करेगा? 6 से गुना कर देंगे। तो अब 6 दिन में नहीं, 6 पुरुष मिलकर कितना काम करेगा? तो 6 गुना 1/y। अब देखिए 3 महिला 6 पुरुष का एक दिन का काम हुआ ना यहां से यहां तक, लेकिन काम कर कितना रहा है? 3 दिन, तो गुना 3। 3 से गुना करेंगे तो कितना काम समाप्त होगा? एक काम, तो बराबर 1। अब देखिए 3 गुना 1 3/x, 6 गुना 1 6/y, 3 जो गुना में है उधर भेज दीजिए 1/3। अब देखिए, अब भाई मेरे 2 इक्वेशन आपके सामने रेडी है। एक्सरसाइज 3.6 आपने पढ़ा है। जैसे एक का एक नंबर सवाल आप बनाए हैं, एक का एक नंबर सवाल, पहले इसको रैखिक समीकरण में बदलना पड़ेगा, है ना। रैखिक समीकरण में बदलने के लिए 2/x को 2 गुना 1/x लिखते हैं। रैखिक समीकरण में बदल के a b का मान निकाल के तब जाके लास्ट में x y का मान निकलेगा, वही आंसर। अब इन दोनों इक्वेशन की सहायता से आप क्या करेंगे? पहले a और b का मान निकालेंगे, फिर लास्ट में x और y का मान निकालेंगे। देखिए ये आपके सामने बना हुआ है, मैंने बना दिया है। जैसा जो रूल है 3.6 का एक नंबर सवाल आप जैसे बनाए थे बिल्कुल उसी तरह से बनाना है ना। तो क्या करते हैं? पहले फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चलिए 2/x को 2 गुना 1/x लिखेंगे, 5/y को 5 गुना 1/y लिखेंगे बराबर 1/4। 1/x को a मान लिए, 1/y को b मान लिए, 1/x के स्थान पर। अच्छा, तो हम लोग को क्या करना था? हाँ ठीक है, जो भी, तो x के स्थान पर क्या किए? हम बाय 1 देने की कोई जरूरत नहीं है, छोड़िए। तो 1/x के स्थान पर क्या रख दिए? a रख दिए। फिर 1/y के स्थान पर क्या रख दिए? b रख दिए। बाय 1 तो छिपा हुआ है, आप दीजिए या ना दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोना कोनी गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 4 को इन दोनों से गुना होगा, 1 को 1 से, 1 गुना 1 1, 4 गुना 2 8 है, 4 गुना 5 भी 20 भी हो गया। अब इसी तरह इक्वेशन 2 से चलेंगे, है ना। इक्वेशन 2 से चलने के बाद फिर हमें एक दूसरा इक्वेशन आएगा, उसको इक्वेशन 4 मानेंगे। 2 समीकरण 3 और 4 से क्या करेंगे? किसी भी विधि से a और b का मान निकाल लेंगे। तो हम लोग लुप्तीकरण विधि से बनाए, क्या किए? यहाँ 9a है, यहाँ 8a है, बराबर करेंगे तब ना कटेगा। तो इक्वेशन 3 को गुना कर दिए 9 से और 4 को गुना कर दिए 8 से। तो जब इक्वेशन 9 को गुना कीजिएगा, यानी 3 को गुना कीजिएगा 9 से, तो 9 गुना 8 72a। 9 को जब 20 से गुना कीजिएगा 180b, और 9 को 1 से गुना कीजिएगा तो 9 हो जाएगा। उसी तरह 8 से गुना कीजिए इक्वेशन 4 को, है ना। उसके बाद ये दोनों कट गया, 180b में 144b घट गया तो 36b हो गया, है ना। और 9 में 8 घट गया तो 1 हो गया। 36 गुना में उधर गया भाग में, तो b बराबर 1/36। अब b का मान समीकरण 3 में रख दिए 1/36।
तो 4 से दोनों कट गया, 4 5 बार में, 4 से 9 बार में, तो 5/9 उधर तक जाके घट गया। फिर लास्ट में 8a बराबर आया 4/9, तो इसके कुछ नहीं, बटा 1 छिपा हुआ है, दीजिए या ना दीजिए, कोना कोनी गुना किए, 72a बराबर 4, a बराबर 4/72, 1/18। चलिए अब देखिए आप क्या किए, a और b दोनों का मान आप निकाल लिए हैं। अब लेकिन ये आंसर नहीं है, आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके पहले यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। अभी हमको x और y का मान निकालना है, थोड़ा थोड़ा सवाल है। तो ऐसे अब हो गया 90% काम आप कर चुके हैं। अब बस आखिरी आपको क्या करना है, अब x और y का मान निकालना है। ये सवाल जब भी आएगा तो लॉन्ग टाइप में ही आएगा। देखिए चूंकि 1/x बराबर क्या माने थे, a माने थे, तो 1/x बराबर a का मान कितना निकला है, 1/18। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कोना कोनी गुना, x × 1 x 18 गुना 18, एक आंसर तो ये हो गया। चूंकि 1/y बराबर क्या माने हैं, b माने हैं, तो 1/y b का मान कितना निकला है, 1/36, तो b के जगह पर 1/36 रख देंगे, कोना कोनी गुना करेंगे, इसलिए y बराबर 36। अतः अब आपको क्या करना है, अतः करके लिख देना है कि एक अकेली महिला को काम करने में, चलिए इधर मिटा देते हैं, आप उतार लिए होंगे, हो गया आपका आंसर। थोड़ा सा बड़ा था, थोड़ा देखिए याद नहीं ना करना है, आपको समझना है, आप समझ लेंगे एक बार तो खुद अपने से बना लेंगे। भाषा उषा थोड़ा सा ढंग से लिख लेना है समझ के। क्या लिखेंगे आप, अतः एक अकेली महिला को कार्य पूरा करने में लगा समय बराबर x दिन माने थे हम लोग, है ना, x का मान कितना आया, 18 दिन जरूर लिखिएगा, लास्ट में दिन मात्रक लिखना जरूरी है। तो डायरेक्ट आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, x दिन नहीं लिख करके डायरेक्ट लिखिए 18 दिन, हो गया। तो माने ही हम लोग x को माने हैं महिला के लिए। एवं एक अकेले पुरुष को कार्य करने में लगा समय बराबर y माने थे, और y का मान कितना निकला, 36 दिन। मतलब ये हुआ, यही आंसर हो गया आपका फाइनल। मतलब एक अकेली महिला उस कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकती है, जबकि एक अकेला पुरुष उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, 36 दिन में पूरा करेगा, यही आंसर होगा। चलिए अब इसी चैप्टर के अंतिम सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उसमें क्या है कि रूही नाम की एक लड़की है जो 300 किलोमीटर पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी से और कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। ठीक है, अपने घर जाती है, मान लीजिए वो ऑफिस से घर जाती है, ठीक है, 300 किलोमीटर पर उसका घर है, कुछ दूरी जाती है रेलगाड़ी से और कुछ दूरी तय करती है बस से, और तब जाके वो घर पहुंचती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। पहला कंडीशन दिया है, यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष कितना बच गया, 300 में 60 चली गई रेलगाड़ी से, तो बच गया 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर वो जाती है बस से, तो उसको 4 घंटा लगता है। समझिए इसको। पहला कंडीशन में क्या कर रही है कि वो 60 किलोमीटर जाती है रेल से और बच गया 300 में 60 चला गया, तो बचा 300 किलोमीटर है टोटल, तो 60 घटा दिए मने मन, तो 240 किलोमीटर गई वो बस से। तो उस लड़की को कितना घंटा लगा, 4 आवर, 4 घंटा लगा। बहुत बढ़िया, एक इक्वेशन तो इससे निकाल लेंगे। दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा था, पढ़िए इसको।
यदि वह 100 किलोमीटर जाती है रेलगाड़ी से, 100 किलोमीटर, 60 में ही जाके कितना जाती है, 100 किलोमीटर जाती है रेलगाड़ी से, और बच गया कितना, अपने आप सोच लीजिए आप, 300 में 100 घटा दीजिए तो कितना बच गया, 200 किलोमीटर। शेष जाती है बस से, शेष का मतलब टोटल में 100 घटा दिए, 200 किलोमीटर बस से, तब क्या होता है, 10 मिनट अधिक लगता है। अधिक का मतलब 4 घंटा 10 मिनट, रोज जितना लगता था 4 घंटा, उससे 10 मिनट ज्यादा। तो 10 मिनट ज्यादा का मतलब क्या हो गया, 4 घंटा 10 मिनट, है ना। तो क्या करना है, रेलगाड़ी की एवं बस की चाल ज्ञात करना है। बस वही फंडा जो पूछा जाता है वही मान लेंगे। रेलगाड़ी की चाल पूछा गया है और बस की चाल पूछा गया है तो मान लेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल कितना है, x कितना मान लेंगे, x किलोमीटर प्रति घंटा, एवं बस की चाल क्या मान लेंगे, y किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। जो पूछा गया वही मान लेंगे। अब देखिए पहला कंडीशन है प्रश्न से, देखिएगा कितना अच्छा और आसान सवाल है। पहला कंडीशन से चलिए, 60 किलोमीटर जाती है वो लड़की रेल से और 240 किलोमीटर जाती है वो बस से, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाने में लगा समय, पहला कंडीशन में तो वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से जा रही है, तो 60 समय बराबर क्या सूत्र होता है, वही सूत्र, एक के जो सूत्र है बेचारा, चाल बराबर दूरी बटा समय लिखिए या समय बराबर दूरी बटा चाल लिखिए, एक ही चीज है ना। तो दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना है 60 किलोमीटर बटा चाल, तो रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी से जा रही है तो रेलगाड़ी की चाल से भाग देंगे, और बस से जाएगी तो बस के चाल से भाग देंगे। तो अभी किस चीज से जा रही है वो, रेलगाड़ी से, तो रेलगाड़ी का चाल कितना है x, मतलब कितना समय लगेगा इसको, 60/x घंटा, इतना समय लगा रेलगाड़ी से, ठीक है। अब 240 किलोमीटर बस से गई है, बस से जाने में लगा समय, यहां प्रश्न से छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए 240 किलोमीटर बस से जाने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, सूत्र को बार बार नहीं लिखा जाता है, एक बार लिख दिया, अब डायरेक्ट लगाइए, दूरी बटा समय, दूरी कितना है 240, यहां लिखे हैं, आप ही लिखे हैं 240 किलोमीटर, और किस चीज से जा रही है, बस से जा रही है, तो बस का चाल से भाग देना होगा। जिस समय रेलगाड़ी से गई थी तो रेलगाड़ी के चाल से भाग दिए थे, और बस का चाल क्या माने हैं y, मतलब इतना घंटा लगा। अब देखिए यहां लिखिए प्रश्न से, देखिए इतना समय लगा 60/x रेलगाड़ी में, और बस में कितना समय लगा 240 किलोमीटर जाने में, 240/y, और दोनों मिला के कितना समय लगा 4 घंटा, मतलब 60/x, और बस में लगा समय कितना 240/y, और दोनों मिला के उसको कितना समय लगा 4 घंटा, मतलब 4 घंटा में वो घर चली गई, तो बराबर 4, इक्वेशन नंबर 1, है ना। सिमिलरली, इसी प्रकार समझिए, देखिए 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से गई थी वो, तो कितना समय लगा, रेलगाड़ी में कितना देर वो बैठी 60/x घंटा, शेष 240 किलोमीटर बस से गई थी, तो बस में कितना देर बैठी 240/y घंटा,
और दोनों मिला के उसको कितना समय लगा, 4 घंटा। तो रेलगाड़ी का समय और बस का समय, दोनों समय को जोड़ देंगे तो कितना होना चाहिए, 4 घंटा होना चाहिए, है ना। एक इक्वेशन बन गया। अब देखिए दूसरा डायरेक्ट बना सकते हैं आप। दूसरा कंडीशन में वो लड़की 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से गई थी, तो कितना समय लगेगा, 100/x, है ना। कैसे, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से गई तो दूरी 100, रेल का चाल कितना है, x, तो x से भाग देंगे। 300 में 100 चला गया, बचा कितना, 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर गई है वो किसी से, बस से, तो बस का चाल कितना है, y, तो दूरी बटा चाल 200/y। इतना समय लगा बस में, दूसरा कंडीशन में, और इतना समय लगा रेलगाड़ी में। और दोनों मिला के उसको कितना समय लगा, 4 घंटा प्लस 10 मिनट। इसको भी घंटा में बदलना होगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बदलेंगे, उसके बाद उसको इक्वेशन 2 मानेंगे। इसका काम खत्म हो गया। ये जो कंडीशन लिखे थे आपको हम समझाने के लिए लिखते हैं, आपको लिखना नहीं है, है ना। ठीक, देखिए तो अब इससे इक्वेशन बनाएंगे हम लोग। 100/x प्लस 200/y बराबर 4, की तो घंटा में है ही, इसको घंटा में बदलना होगा। तो 10 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग देना होगा, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट होता है। आप जानते हैं 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। इसीलिए मिनट को, 10 मिनट को जब घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग देना पड़ेगा। तो 60 से भाग दे दिए। चलिए 200/y। अब देखिए 0 0 कट गया, कितना हो गया, 4 प्लस 1/6, 100/x प्लस 200/y। अब इसको भिन्न का जोड़ कर सकते हैं आप लोग खुद से। 6 चौके 24 और 1 25/6, इक्वेशन नंबर 2। आप चाहें तो थोड़ा हल्का भी बना सकते हैं, चाहे थे तो इसको भी हल्का बना सकते थे, नहीं भी बनाना है कोई बात नहीं, डायरेक्ट बनाइए आप। चलिए अब आपको x और y का मान निकालना है। अब हम नहीं बताएंगे, बिल्कुल नहीं। 1 का 1 नंबर जैसे आप बनाए हैं, या अभी जैसे बनाए वो महिला पुरुष वाला सॉल्व किए, 2 समीकरण से 3 4 बना, ए बी मानना पड़ा, फिर ए बी का मान रख के एक्स वाई निकाले। सेम उसी तरह का ये भी सवाल है। अब आप क्या कीजिएगा, आप खुद से कीजिएगा। सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चलिएगा, इसको यहाँ पर उतार दीजिएगा। 60/x बताएंगे नहीं, बस 1-2 लाइन बना के छोड़ देंगे, आपको खुद सॉल्व करना है इसको। 60/x को क्या लिखेगा, 60 × 1/x। 240/y को क्या लिखेगा, 240 × 1/y इक्वल टू 4। उसके बाद मानिएगा 1/x इक्वल टू a और 1/y इक्वल टू b। यहाँ 1/x के जगह a रखिएगा, 1/y के जगह b रखिएगा। 60a प्लस 240, 1/y को b मानिएगा इक्वल टू 4। चाहे तो 4 कॉमन लेकर के उधर ले जाके कटा भी सकते हैं, नहीं ले जाने का भी मन हो कोई बात नहीं है। इक्वेशन 3 मान लीजिए, हम नए हल्का बनाएंगे, क्या दिक्कत है। अब क्या कीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, जैसे 1 से चले 3 निकला, अब 2 से चलिएगा 4 निकालिएगा, है ना। और जब दोनों समीकरण निकल जाएगा उससे ए बी का मान निकालिएगा और ए बी का मान रख दीजिएगा तो एक्स वाई का मान निकलेगा। अभी आपको करना है और वही आंसर हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। लास्ट में अतः करके खाली आप मामा की जगह अतः करके लिख दीजिएगा, अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर इतना किलोमीटर प्रति घंटा एवं बस की चाल बराबर इतना किलोमीटर प्रति घंटा, वही आंसर होगा।
है ना। चलिए वो आपके लिए हम छोड़ देंगे, आपको अब करना है। चलिए अब बारी है आज के होमवर्क की। वीडियो रोक के या नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेके आप लोग उतार लिया कीजिए, हम भी। चलिए अब होमवर्क एक्सरसाइज 3.6 विथ एग्जाम्पल। आज हम इसको लास्ट दे रहे हैं। M+R लिखने का आदत है। चलिए यहाँ R तो हो नहीं रहा है, बनाना है एक्सरसाइज भी और एग्जाम्पल भी रफ में बनाना है। अभी आपको हम फेयर नहीं दिए हैं, ठीक है। 3.6 फाइनली एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसीलिए थोड़ा सा हम इस पर जोर डाल रहे हैं बार बार। एक बार पहले का बना हुआ फोटो खींच के कृपया नहीं भेजेंगे, 2-4 बच्चे ऐसा कर देते हैं, इसलिए उनसे विशेष रूप से मेरा आग्रह है फ्रेश बिना देखे खुद से बनाइए। यदि आप बिना देखे बना लिए इसका मतलब है कि मेरा भी मेहनत सफल हो रहा है और आपका भी मेहनत सफल हो रहा है। देख के पहले का होमवर्क उतार के फोटो खींच के भेज दिए या वही वाला भेज दिए तो सारा मेहनत, सारा मेरा पसीना निकालना, सारा आपका भी मेहनत करना सारा बेकार हो रहा है। वैसा कदापि नहीं करेंगे, है ना। चलिए बहुत मेहनत लगता है पढ़ाने में, इसलिए हम चाहते हैं कि मेरे बच्चे हमसे भी अच्छे हों, हमसे भी अच्छा उनका मैथ हो जाए, है ना। चलिए तो आप लोग का होमवर्क क्या है 3.6 विथ एग्जाम्पल, एक्सरसाइज भी और एग्जाम्पल भी पूरा बढ़िया से फ्रेश रफ में बना के शाम 7 बजे तक आप भेज दें। चलिए आज अब हम लोग बहुत जल्द नया चीज शुरू करेंगे। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म आज समाप्त हो गया, 3.6 तक ही था। 3.7 ऐच्छिक है, वो मैंने एग्जाम के लिए नहीं है, बाद में देखेंगे जब एक्स्ट्रा समय होगा तो पढ़ेंगे। अब हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। उसके लिए तैयार हो जाइए, देखते हैं जितना जल्द होगा स्टार्ट करेंगे कल। अभी आप लोग ये होमवर्क पहले बना करके भेजिए। चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पर। और एक आखिरी सूचना, कोई भी इंस्टीट्यूट संबंधी कोई भी कार्य हो तो सुबह 9 बजे से पहले आप या 9:30 बजे तक भी आप इंस्टीट्यूट जाके मिल सकते हैं। वहाँ प्रमोद सर ऑलरेडी मौजूद हैं। कोई भी इंस्टीट्यूट रिगार्डिंग वर्क हो तो आप वहाँ जा करके मिल सकते हैं, प्रमोद सर हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। जो जूनियर क्लास में क्लास लेते हैं, जूनियर सेक्शन में 6, 5, 6, 7 इन सभी में वो उपस्थित हैं, वहाँ पर मौजूद रहते हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। चलिए तो आज का क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं। चलिए सुरक्षित रहिए, सेफ रखिए, अपने बड़ों का ख्याल रखिए, छोटों का ख्याल रखिए, सबों का ख्याल रखिए, अपना विशेष ख्याल रखिए। धन्यवाद।